पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में मातम का माहौल है। आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो जिसमें औरतें अपने पति की मौत का मातम मना रही हैं और बच्चे अपने पिताओं के। यह तस्वीर और वीडियो रूह को कँपा देने वाली है। चाहे आप किसी धर्म या मजहब के हों, इस तरह की घटनाएं आपकी आत्मा को गला देता है। हमले में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया, उनकी चीखें हमारे अंदर गुस्से का रूप लेते जा रही हैं। ज़हन में बस एक बात आ रही है कि अगर वो आतंकवादी मिल जाएं तो उनकी बोटी-बोटी नोच लें। पर चूँकि हम यह खुद नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं हमारी नज़र और पूरे देश की नज़र सिर्फ़ इस बात पर है कि सरकार क्या कर रही है, सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर, आप हैं ज्ञान सूत्र अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। यह विषय कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने की आवश्यकता मुझे कहीं से भी नहीं लग रही है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि भारत सरकार ने देर रात पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान को आखिर कितना प्रभावित करने वाला है और इसके अलावा सरकार जो है वो क्या करने का प्लान कर रही है। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है सीसीएस मीटिंग की। अब सीसीएस मीटिंग क्या होता है? तो सीसीएस मीटिंग बेसिकली इसको बोलते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग। ये बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होती है। इस तरह की मीटिंग तभी होती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। और इस मीटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा जो देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं देश के, ठीक है, जो अजीत डोभाल जी हैं वो हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं इस मीटिंग में। इस तरह की मीटिंग का सिर्फ जो उद्देश्य होता है वो देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेना। तो खैर, और चूँकि जो घटनाएँ हुई हैं उससे सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कितना बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो आखिर क्या निर्णय लिए गए हैं? ये जो सीसीएस की जो मीटिंग है, जो ये 2.5 घंटे तक है ना, 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली और इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या-क्या डिसीजन हुए, उनकी बात करेंगे। उनमें एक बहुत बड़ा जो डिसीजन है और एक बहुत बड़ा जो है ना लाइन निकल करके आता है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, है ना? जो जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि बोलते हैं। ये लाइन आपने इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के नज़रिए से सुना होगा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत हमेशा से है ना इस चीज़ को लेकर के सवाल खड़े करता रहा है कि आप, और क्यों ऐसा कहा गया, इसका भी कारण अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत ने सिंधु जल समझौते पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब ये डिसीजन कितना बड़ा है इसको समझेंगे अभी आगे में, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जहाँ लोग सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बिल्कुल हम सब रख रहे हैं और ऐसी चीज़ें भी होंगी, क्योंकि भारत सरकार छोड़ने वाली तो नहीं है। ये वो सरकार नहीं है कि जो आतंकवादियों को छोड़ दे या माफ़ कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसीजन है सिंधु जल समझौते को रोकने जैसी चीज़ें, ये आखिर कितना प्रभावित करेंगी, ये कितना बड़ा डिसीजन है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर चीज़ें आप लिखी हुई देख सकते हैं कि आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों को जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी पूरी जानकारी दी, है ना? अब आपको पता ही है कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य लोग घायल हैं और अभी तक ये पुष्टि कर पाना मुश्किल है कि वो लोग में भी कितनी जानें और जा सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है 26 कन्फर्म डेथ हैं। कई जगह 27 और 28 भी कहे जा रहे हैं। खैर, ये है ना, ये अलग पॉइंट है। अब देखिए, सीसीएस ने हमले के कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अब जो
विक्रम मिस्त्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही और जो फैसले लिए गए उसको सीधा समझते हैं। देखिए, सरकार ने जो है 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा, जिसकी हमने बात भी की, कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आप लोगों ने अटारी बॉर्डर का जरूर सुना होगा, पंजाब में है, और उस पर उसको बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो इस रास्ते से आए थे उन्हें 1 मई से पहले लौटना होगा, है ना। इसके अलावा जो सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द कर दी है, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में जो रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं उनको भी भारत छोड़ने को कहा गया है और भारत भी जो इस्लामाबाद में जो अपने उच्चायोग हैं उनको वापस बुलाने की बात कही है। अब इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये फैसले क्या हैं और कैसे ये इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान को, कैसे ये प्रभावित करेगा। देखिए, सिंधु जल समझौता इन सभी फैसलों में सबसे अहम हो जाता है। इसके रद्द होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी क्यों ज़रूरत है, इसको ही हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। बट पहले उन 5 फैसलों को एक बार और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ये सिंधु जल समझौते को हम लोग अलग से समझेंगे, तो मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जो एकीकृत चेक पोस्ट अटारी में जो है उसको बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग भी वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार किया है उनको 1 मई से पहले उस मार्ग से वापस जाना होगा, यानी इस देश को छोड़कर अपने देश पाकिस्तान चला जाना है। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा के तहत कुछ छूट होती है और उस छूट के तहत वो भारत यात्रा कर सकते हैं। तो जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा की है, अब उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी और, है ना, और जो भी यहाँ पर हैं उनको अभी 48 घंटे के अंदर इस देश को छोड़ करके अपने वतन लौटने को कहा गया है। तो पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SYS वीज़ा को रद्द, है ना, माना जाएगा। इस वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को पास भारत छोड़ने के लिए जो है वो 48 घंटे की मोहलत दी गई है। नई दिल्ली में इसके अलावा क्या किया गया, पाकिस्तान ये जो उच्चायोग है, जो हाई कमीशन है, उसमें रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकार जो हैं उन लोगों को अवांछित घोषित कर दिया गया है और उनको भी भारत छोड़ने का 1 हफ्ते का, 1 वीक का समय दिया गया है ताकि वो भारत से चले जाएं। और ऐसा इसलिए डिसीजन लिया गया है कि भारत में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी मीटिंग्स होगी, अभी भारत जो भी एक्शन लेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट या टेररिज्म के अगेंस्ट, तो उनकी भनक इनको ना लग सके, ये भी एक कारण रहा है। तो और साथ में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भारत वापस बुलाएगा, ठीक है, ये डिसीजन भी लिया गया है। जो उच्चायोग की कुल संख्या है भारत में, पाकिस्तानी उच्चायोग की 55 है, उसको घटाकर 30 किया जाएगा और जिसे 1 मई 2025 तक और कम किया जाएगा। ये सारे डिसीजन जो लिए गए हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो सिंधु जल संधि को लेकर के है कि जो सिंधु जल संधि पर रोक लगाई गई है और इसका आखिर पाकिस्तान पर कितना बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, पहले सिंधु जल संधि क्या है इसको समझते हैं, फिर इसके प्रभाव को भी हम आसानी से समझ जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता होता है ना। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसकी निगरानी में, कह लीजिए या फिर कहिए कि वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में जो है ये जो है संधि वो हस्ताक्षरित होती है। इसमें बेसिकली जो है जल बंटवारा, सीमा पार जल बंटवारे जो है वो होता है। 9 साल की बातचीत के बाद विश्व बैंक द्वारा इसकी मध्यस्थता की जाती है और फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। सिंधु जल कैसे काम करती इसको समझ लीजिए। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर और पाकिस्तान का पश्चिमी नदियों पर जो है वो अधिकार दिया जाता है। इसको थोड़ा सा आप मैप से समझ लीजिए, ये आपको आसानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये है सिंधु नदी और इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, एक झेलम, एक चेनाब, रावी, सतलज और आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यास। और ये जो पूरा नदियों का ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लोग, है ना, पंच आब, है ना, जिससे शब्द आया है आपका पंजाब। जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र भारत में भी है, भारत में ये जो क्षेत्र है, और साथ में जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सा क्षेत्र है, बड़ा सा प्रांत है, उसको पंजाब ही कहते हैं वहाँ पर भी। तो वहाँ पर एक प्रांत जो है वो पंजाब है और वो सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख प्रांत है।
आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान में जो अन्न उत्पादन होता है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इसी क्षेत्र में होती हैं और उसके पूरे इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ है, वो यही क्षेत्र है, जहाँ से ये सारी नदियाँ जो हैं वो जाती हैं। अब इसमें से जो है, जो पूरब की तरफ नदियाँ हैं, जैसे कि ब्यास हो गया, सतलज हो गया और रावी हो गया, है ना? ये 3 नदियाँ पूरब की तरफ हैं और आप पश्चिम की तरफ देखेंगे तो चेनाब, झेलम और सिंधु है। अब आपको ये तीनों, तो पश्चिम की नदियाँ जो हैं यानी कि सिंध, चेनाब और झेलम, है ना? इस पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है। भारत के पास जो है इसको लेकर के बहुत सीमित अधिकार हैं और या कहिए कि इस पर मुख्य रूप से जो है वो इनकी इन जल मतलब इन नदियों के जल पर पाकिस्तान का पूर्ण रूप से अधिकार है। वहीं जो पूर्वी नदियां हैं, भारत के पास पानी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार होता है। अब ज़रा यहाँ इसको वापस से थोड़ा समझिए। तो समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर नियंत्रण है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब से पानी मिलता है। हालांकि यह संतुलित लग सकता है देखने में, लेकिन इस संधि से सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो पाकिस्तान को होता है। क्यों? क्योंकि इस पे ये जो पूरा जो जल प्रवाह है, इसका 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता है। भारत जो है इसका मात्र 19 पॉइंट समथिंग जो है ना, वो इसका यूज़ करता है। ये नदियाँ पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा, खास करके जो पंजाब और सिंध प्रांत है, उन प्रांतों में। और कहिए कि उन प्रांतों की जो पूरी जीविका है, पूरा जो जीवन है, वो सिंधु घाटी पर, या फिर ये कहिए कि ये जो सिंधु नदी का वाला जो क्षेत्र है, या फिर ये सिंधु नदी का जो पूरा वैली है, इस पर डिपेंडेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। और अब ये समझिए कि इसके रोक से क्या होगा। देखिए, सिंधु नदी नेटवर्क, जिसमें ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल है, पाकिस्तान के प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है। करोड़ों की जो पाकिस्तान की आबादी है, उसका भरण पोषण इसी से होता है। पाकिस्तान सिंचाई, खेती, पेयजल, लगभग हर चीज़ों की पूर्ति जो है, जहाँ जल की आपूर्ति होती है, वो इन्हीं नदियों से होता है। पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र की अगर आप बात कर लें, ठीक है, तो इनका राष्ट्रीय आय में देखिए 23% योगदान है और इसके 68% जो ग्रामीण निवासियों का भरण पोषण जो है वो एग्रीकल्चर से होता है। और आप समझ सकते हैं कि सिंधु नदियों का जो है, या फिर ये जो सिंधु नदी संधि जो है ना, सिंधु जल संधि, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इतने सारे लोगों के, यानी एक दो नहीं, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है ना, जो सबसे बड़ी आबादी जो कि आपका पंजाब और सिंध क्षेत्र में है, उनकी पूरी जीवन शैली प्रभावित होने वाली है, उनका पूरा जीवन प्रभावित होने वाला है। अगर ये लंबे समय तक ये रोक रही, है ना, ये तो अभी टेम्पररी स्टे है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रही तो वो जल के लिए भी तरसेंगे, बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी और वो पूरी पाकिस्तानी इकोनॉमी तितर बितर हो जाएंगी, है ना। अब देखिए, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है यहाँ मेंशन है। जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की रुकावट से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जल की उपलब्धता में कमी से संभवतः कृषि पर निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की पैदावार में कमी आएगी, खाद्यान्न की कमी होगी, यानी भूखमरी हो सकती है ना, आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। एक अगर साधारण भाषा में कहें तो यहाँ अन्न, जल और ऊर्जा, ये तीनों ही तरह के संकट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी, जैसा मैंने कहा कि अगर ये स्टे लंबे समय तक रहा, और चूंकि भारत सरकार ने सिंपल सा ये कंडीशन दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादी समस्या का निपटारा नहीं करेगा, जब तक वो जिम्मेदार नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इसको लेकर के डिनाई करती है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान के जनरल ने ये जो है इन आतंकी संगठनों को उकसाने वाला बयान दिया है, और उस बयान के बाद ये घटनाएं हुई हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से की जा रही हैं, और भारत ने खैर इस पर सोचा भी नहीं है। उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि उनको ही ये क्रेडिट जाता है। ये वहीं से आए हुए लोग हैं, ये आतंकी कहीं और के हैं भी नहीं। उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की गई है। जो 4 आतंकवादी थे जो इसमें थे, उनमें से, है ना, 2 तो खैर पाकिस्तान के ही हैं और 2 लोकल्स हैं जिनको बरगलाया गया, उन्हीं के द्वारा बरगलाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से जो है वो पाकिस्तानी का
हाथ है। पाकिस्तान में जो लश्कर ए ताइबा जो आतंकी संगठन है, जिसको है ना भारत ने भी और बाकी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी आतंकी संगठन के रूप में डिक्लेयर किया है, ये उसकी है ना जो उसकी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके द्वारा ये हमले को अंजाम दिया गया है। हमले को अगर आप पूरे तरीके से देखेंगे तो ये पूरी तरीके से एक प्लान्ड, ये कोई नहीं कि ये आउट ऑफ नोवेयर आकर के इन्होंने हमला किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत सलीके से, बहुत तरीके से प्लान करके भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे को फैलाना जैसी है ना, और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के टारगेट से ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन भारत के निर्णय से अब ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्रिएट होगी, जब वहाँ पर जल की कमी होगी, जब वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान को फेस करनी है। पाकिस्तान के नेताओं, पाकिस्तान के जनरल, उनके डिसीजन के कारण पूरा पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस चीज़ से अब सफ़र करेंगी, है ना, उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से फ़िलहाल ये सारे डिसीजन लिए गए हैं, और इसके बाद जो उन आतंकवादियों की जो सर्च है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। सारी एजेंसियां एकजुट होकर के इस सर्च में लगी हुई हैं, और इसके बाद जो भी और एक्शंस होंगे, जो मिलिट्री एक्शंस है, ऑब्वियसली जो लोगों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है मिलिट्री एक्शन का, और नो डाउट कि आपको मिलिट्री एक्शन भी देखने को मिलेगा। अब ये मिलिट्री एक्शन क्या वॉर में कन्वर्ट हो सकता है? पॉसिबली ये ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह का इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी कन्वर्ट हो, क्योंकि ये बर्दाश्त के लायक स्थिति नहीं है। यही हर बार होता है, यही हर साल होता है। पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आती हैं। तो एक तरह का इंडिया पाकिस्तान वॉर वाला सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो अपने बॉर्डर एरियाज़ में आर्मीज़ बिल्ड कर दिए हैं, अपने जो अपने मिलिट्रीज़ को एक्टिव कर दिया है, इंडिया ने भी सेम ही चीज़ किया है ना? सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं कि आगे और क्या-क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। जो भी डेवलपमेंट हुए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? आप लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सुरक्षित रहें। जिन लोगों ने इस घटना में अपनी जानें दी हैं, उनके परिवार के लिए, है ना, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनको हिम्मत दे और उन आत्माओं को ईश्वर शांति दे। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।